हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उत्कर्ष फैमिली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन। और वैसे आप सभी लोगों को पता है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको सभी को पता है, आपके जो एसएससी जेई एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो एसएससी जेई स्पेशली अगर अपन बात करें तो वहां पर डीसी एवं सिंक्रोनस मशीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि सिंक्रोनस मशीन बहुत टफ होता है, जैसे नॉर्मली आपको डर लगता है सिंक्रोनस मशीन से। सिंक्रोनस मशीन भी सिमिलर ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और डीसी की तरह क्या है, आपका इजी टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। और अपन इसको भी बहुत इजी वे में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करने वाला है ना। तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिंक्रोनस मशीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मशीन। और सिंक्रोनस मशीन, तो चलिए हेडिंग लिखना सभी लोग, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। और अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें, देखो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है मशीन। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो मशीन वर्ड होता है वो दो डिवाइस से रिलेटेड होता है। कौन कौन सी? एक होता है आपके पास में मोटर एंड दूसरा क्या होता है आपके पास में जनरेटर। तो सिमिलरली अपन यहां पर दो कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन के, दो पार्ट पढ़ेंगे यहां पर। एक सिंक्रोनस जनरेटर होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास में, सिंक्रोनस मोटर होगा। तो यहां पर अपन क्या क्या पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर, तो पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे सिंक्रोनस सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर है उसी को बोला जाता है अल्टरनेटर। तो ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि अल्टरनेटर जो है वो क्या है, तो अल्टरनेटर मतलब वही है, सिंक्रोनस जनरेटर की ही बात कर रहा होगा। और सेकंड अपन पढ़ेंगे यहां पर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, तो ये आपके पास में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो देखो यहां पर मैंने आपको बोला था कि जब भी मशीन वर्ड आएगा तो दो डिवाइस से रिलेटेड होगा। और दोनों डिवाइस जो होगी वो आपके पास में उनका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपके पास में लगभग आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन होगा ना। तो अपन यहां पर जो है ध्यान रखना, कोई सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर का कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक ही कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, उसी के अंदर वो जनरेटर का भी हो जाएगा एंड मोटर का भी हो जाएगा, सिमिलर टू डीसी मशीन। जैसा अपने डीसी मशीन में किया था, डीसी में मैंने क्या किया था, आपको जनरेटर वाले पार्ट में कंस्ट्रक्शन बताया था। मोटर में जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग आपका सिमिलर था, ओनली चेंज क्या था, फ्रेम कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस था ओनली। बाकी जो है आपके पास में वही चीज थी, सेम कंस्ट्रक्शन आपका जो था वो सेम ही था, है ना। तो देखो समझना, अगर अपन बात करें सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर की, तो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है या फिर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, वो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो समझना, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये मेरे पास में क्या है, ये है अपने पास में आर्मेचर वाइंडिंग। क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी भी मशीन में दो वाइंडिंग्स होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपके पास में फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है मेरे पास में क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये है आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग। तो मैंने क्या बोला, यहां पर ध्यान रखना, किसी भी मशीन के अंदर दो वाइंडिंग्स होगी। कौन कौन सी? एक होगी आपके पास में फील्ड वाइंडिंग और दूसरी क्या होगी आपके पास में, आर्मेचर वाइंडिंग। सिमिलर टू डीसी मशीन हो या फिर आपके पास में इंडक्शन मशीन हो, सभी में जो है अपन वाइंडिंग की बात कर रहे थे, सेम यहां पर भी वाइंडिंग की बात करेंगे। एक होगा फील्ड वाइंडिंग और दूसरी क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। चलिए, तो देखो यहां पर फील्ड वाइंडिंग भी होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। जैसे डीसी मशीन में क्या था, फील्ड वाइंडिंग अपनी कहां थी, स्टेटर पर थी। आर्मेचर वाइंडिंग कहां थी, रोटर पर। लेकिन सिंक्रोनस मशीन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग है वो कहां पर होती है, वो रोटर पर होती है। एंड आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होगी, स्टेटर पर होगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग कहां रखते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको डीसी मशीन की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होगी एंड आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होगी। बट अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करेगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फील्ड वाइंडिंग अपन स्टेटर पर नहीं, रोटर पर रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, क्यों, क्या बेनिफिट मिलता है, वो भी अपन बात करेंगे यहां पर, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको एग्जाम में पूछा था, कन्वेंशनली भी आता है आपका एसएससी में, कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग द फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर एंड द आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द स्टेटर। कि अगर अपन फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखें एंड आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखें तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये कन्वेंशनली पूछा भी जाता है। तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।
क्लियर है? तो चलिए समझना। अब यहाँ कर हम बात करें सिंक्रोनस मशीन के अंदर, तो सिंक्रोनस मशीन में ये हमने पास में क्या है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। मान लो ये आपके पास में क्या है, फेज ए है और ये क्या है, ए डैश है। ये क्या आपके पास में फेज बी है और ये क्या है, बी डैश है। ये फेज सी है और ये क्या आपके पास में सी डैश है। तो ये तीन कॉइल आपके पास में, मतलब फेज ए, फेज बी और फेज सी होगा। तो ये जो मेरे पास में एक्सिस है, इसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस ऑफ, ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ कॉइल ए ए डैश, ये होगा एक्सिस ऑफ कॉइल ए ए डैश। तो ये होगी ए ए डैश की एक्सिस होगी ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर एक और एक्सिस होती है, एक और एक्सिस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये होती है अपने पास में डायरेक्ट एक्सिस। लेकिन ये रोटर का पार्ट है, स्टेटर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये होगी आपके पास में डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस, ये है डायरेक्ट एक्सिस। तो इसको बोला जाता है आपके पास में डी एक्सिस। डी का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सिस। ये होगी डायरेक्ट एक्सिस। और अगर मैं बात करूं इससे 90 डिग्री पर, तो डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री पर यहां पर एक और एक्सिस होता है जिसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। इसको अपन बोलते हैं क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस का मतलब होगा क्वाड्रेचर एक्सिस। ये है डायरेक्ट एक्सिस और ये है आपके पास में क्वाड्रेचर एक्सिस। ध्यान रखना, ये रोटर का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, रोटर का पार्ट है। और ये जो अपन ने बना रखा है ये है आपका स्टेटर का पार्ट है। तो मैंने आपको ये बोला कि मशीन में यहाँ पर दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका स्टेटर एंड दूसरा क्या होगा आपके पास में, रोटर। तो ये जो रोटर है, और मैंने आपको एक चीज बोली कि रोटर पर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, तो रोटर पर आपकी जो होती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है कहां पर होगी, स्टेटर पर। तो ये जो अपन ने बना रखा है डायग्राम, ये किसका है, आर्मेचर वाइंडिंग का है, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये कहां पर होगी, तो आर्मेचर वाइंडिंग मैंने क्या बोली कहां पर होती है, ये स्टेटर पर होती है। नेक्स्ट दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक और वाइंडिंग होगी डायरेक्ट एक्सिस पर, जो है आपके पास में जिस वाइंडिंग का फ्लक्स होता है, डायरेक्ट एक्सिस पर जिस वाइंडिंग का फ्लक्स होता है उसको अपन बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो यहां पर आप डीसी वोल्टेज दोगे इसको, फील्ड वाइंडिंग को हमेशा हम सिंक्रोनस मशीन में ध्यान रखना डीसी सप्लाई देते हैं ना, ये डीसी सप्लाई अपन देते हैं। और डीसी मशीन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको डायरेक्ट एक्सिस पर रखते हैं और हम डीसी सप्लाई देते हैं। और मैंने आपको ये लिखाया था कि डीसी सप्लाई, देखो अगर आपको डीसी देना है, वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो, तो डीसी सप्लाई मिलेगी कहां से, डीसी जनरेटर से मिलेगी ना। अरे डीसी सप्लाई अगर आपको देनी है तो वो डीसी जनरेटर से आएगी, और ऑब्वियसली अगर डीसी जनरेटर से आएगी तो मुझे डीसी जनरेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एप्लीकेशन में लिखाया था कि कौन से जनरेटर को हम यहां पर यूज करते हैं डीसी सप्लाई के लिए, तो उसका आंसर मैंने आपको लिखाया था कि यहां पर अपन शंट जनरेटर यूज करते हैं। मैंने आपको वहां लिखाया था कि शंट जनरेटर को एज ए अपन पायलट एक्साइटर यूज करते हैं। क्लियर है? तो सेम यहां पर भी वही पॉइंट होगा, यहां पर सिंक्रोनस मशीन में हम यहां पर शंट जनरेटर कनेक्ट करेंगे और शंट जनरेटर जो होगा वो एज ए पायलट एक्साइटर का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना डीसी सप्लाई जो अपन देंगे वो अपन किसकी हेल्प से देंगे, हम देंगे यहां पर शंट जनरेटर की हेल्प से। शंट जनरेटर की हेल्प से जो है हम यहां पर क्या करेंगे, सप्लाई देके चलेंगे इसको शंट जनरेटर की हेल्प से। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि हम किसकी हेल्प से देते हैं, तो आंसर रहेगा आपके पास में शंट जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड नहीं है, ध्यान रखना, सेपरेटली एक्साइटेड की एप्लीकेशन अलग होती है, शंट की एप्लीकेशन अलग होती है। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यहाँ पर एज एन एक्साइटर क्या यूज करते हैं। तो ये बहुत बार आपके जीएन में आया हुआ है कि एक्साइटर अगर आपको एक्साइटेशन सिस्टम देना है सिंक्रोनस जनरेटर को या सिंक्रोनस मशीन को, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, तो ऑप्शन में दिया होता है शंट जनरेटर। तो देखो ये वाला जो पार्ट मैंने आपके सामने बना रखा है ये रोटर का पार्ट है, ये अपने पास में क्या है, रोटर का पार्ट है। और ये जो वाइंडिंग है ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये है आपके पास में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। अब देखो फील्ड वाइंडिंग के अलावा भी यहां पर सिंक्रोनस मशीन में और भी वाइंडिंग्स होती है ना, और भी वाइंडिंग्स होती है। तो यहां पर एक वाइंडिंग अपन यहां रखते हैं और एक वाइंडिंग अपन यहां रखते हैं, और ये वाइंडिंग जो होती है वो एक्चुअली आपस में शॉर्ट सर्किट रहती है, और इन वाइंडिंग को बोला जाता है डैम्पर वाइंडिंग। इनको अपन क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग।
तो ध्यान रखना डैम्पर वाइंडिंग जो है वो कहां पर होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हम डैम्पर वाइंडिंग को कौन से एक्सिस पर रखते हैं, तो देखोगे अगर आपके सामने है तो डायरेक्ट एक्सिस पर भी है डैम्पर और कहां पर है क्वाड्रेचर भी है। लेकिन फील्ड वाइंडिंग जो है उसका फ्लक्स हमेशा किधर होता है, ओनली डायरेक्ट एक्सिस पर ही रहता है। तो ये अपने पास में क्या होगा, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने बनाया है सिंक्रोनस मशीन का, और उससे आपको पता लगेगा एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अपने को पता लगा सिंक्रोनस मशीन में दो पार्ट है, एक है रोटर और दूसरा क्या है स्टेटर, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटर जो है उसके ऊपर क्या है आर्मेचर वाइंडिंग है, और रोटर पर यहाँ पर क्या है आपके पास में तो फील्ड वाइंडिंग है। तो यहाँ पर लिखना फर्स्ट पॉइंट, अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन बात करें तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो चलिए लिखना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इन सिंक्रोनस मशीन, in synchronous machine, in synchronous machine in synchronous machine synchronous machine field winding is field winding is field winding is placed field winding is placed on the rotor and armature winding winding armature winding is placed on the stator। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपके पास में यही होगा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जो सिंक्रोनस मशीन है इसकी फील्ड वाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई दे रहे हो, और डीसी सप्लाई किसकी हेल्प से दे रहे हो, तो शंट जनरेटर की हेल्प से दे रहे हो। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, टू द फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई इज गिवन, या ऐसा लिख दो डीसी सप्लाई इज गिवन, डीसी सप्लाई is given to field winding, DC supply is given to field winding with the help of shunt generator। तो अपन यहां पर जो सप्लाई देते हैं ना सिंक्रोनस मशीन को या फील्ड वाइंडिंग को, वो अपन शंट जनरेटर की हेल्प से देते हैं। तो ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा कि अपन क्या यूज करते हैं, तो आंसर आएगा आपका शंट जनरेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन में यहां पर इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो है अगर अपन बात करें फील्ड वाइंडिंग को आपने सप्लाई दिया, और आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसको भी तो आप सप्लाई दोगे। अगर मोटर हुई तो मोटर क्या काम करती है आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो आप इस आर्मेचर वाइंडिंग को भी थ्री फेज सप्लाई दोगे, यानी कि आपके पास सिंक्रोनस मोटर हुआ तो फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइट करेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग को भी एक्साइट करेंगे। अगर जनरेटर हुआ तो जनरेटर क्या काम करेगा कि ये आर्मेचर वाइंडिंग में जो यहां से करंट फ्लो होगा वो करंट क्या करेगा, सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा आपके पास में, तो लोड को सप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर करंट इसमें फ्लो होगा तो यहां पर भी फ्लक्स होगा। तो एक्चुअली यहां पर अपने पास में क्या है, एक्साइटेशन तो दोनों को मिल रहा है, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो। इसीलिए बोला जाता है सिंक्रोनस मशीन जो है डबली एक्साइटेड मशीन है। डबली एक्साइटेड क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि देखो सिंक्रोनस मशीन में दो एक्साइटेशन अपन दे रहे हैं। डबली का मतलब क्या होगा, दो एक्साइटेशन। कौन कौन से, फील्ड वाइंडिंग को आपने अलग से एक्साइटेशन दिया, एंड आर्मेचर वाइंडिंग को भी तो आप अलग से एक्साइटेशन दे रहे हो। अरे आर्मेचर वाइंडिंग को भी तो आप अलग से एक्साइटेशन दे रहे हो। कैसे, तो मैंने बोला मोटर होगी तो आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे, जनरेटर होगा तो सप्लाई करंट को कैरी करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपके पास में, ये डबली एक्साइटेड मशीन है। तो ये भी आपको बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सी मशीन जो होती है वो डबली एक्साइटेड होती है। तो यहां पर पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिंक्रोनस मशीन is a doubly excited machine, doubly excited machine because
its field winding is excited by DC source and armature winding is excited by AC source तो इसका मतलब अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो आपके पास में सिंक्रोनस मशीन है वो डबली एक्साइटेड मशीन है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइट किया एंड आर्मेचर वाइंडिंग को भी अपन ने एक्साइट किया हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब ये बात ये आती है कि सिंक्रोनस मशीन में हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर ही क्यों रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर ही क्यों रखते हैं, जबकि डीसी मशीन में ऐसा नहीं करते हैं। डीसी मशीन में इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है, स्टेटर पर आ जाती है, या आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर आती है। तो अब इसे क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे कि अगर अपन फील्ड वाइंडिंग को कहां रखें, रोटर पर रखते हैं, तो क्या क्या एडवांटेज मिलता है उसकी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एडवांटेज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडवांटेज ऑफ एडवांटेज, और किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं, इफ फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर, if field winding is placed on rotor, यानी कि अगर अपन फील्ड वाइंडिंग को कहां रख रहे हैं, रोटर पर रख रहे हैं, तो क्या क्या एडवांटेज अपने पास में होंगे, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, ऑन रोटर। चलिए, तो फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं रोटर पर रखूंगा तो क्या क्या एडवांटेज मुझे मिलने वाले हैं। तो पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली इनमें से जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कौन हैवी होती है, लोड किस पर कनेक्ट करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आपने देखा होगा अभी अपना मशीन लगभग खत्म होने को आया है, जैसे डीसी मशीन अपन ने पढ़ लिया है, इंडक्शन मशीन अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अपन ने पढ़ा है। तो अगर डीसी और इंडक्शन में अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बताओ, मैंने आपके जो घर का लोड है या नॉर्मली जो भी कोई भी लोड है, चाहे इलेक्ट्रिकल लोड हो, मैकेनिकल लोड हो, आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट किया था या फील्ड वाइंडिंग से। तो ऑब्वियसली आपको पता है डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को अपने सप्लाई दी थी, लोड कहां पर था, आर्मेचर वाइंडिंग पर। अरे डीसी मशीन में ये फील्ड वाइंडिंग थी और ये थी आपकी आर्मेचर, और आपको पता है कि अपन ने सप्लाई किसको, लोड किससे कनेक्ट किया था, यहां जब मैंने लोड कनेक्ट किया था जनरेटर में, तो वो किससे था आपके पास में, आर्मेचर वाइंडिंग से। अगर अपन मोटर की बात करें तो मोटर में आपको पता है कि आपके पास में लोड कहां पर था, तो लोड था आपके पास में शाफ्ट पर, यहां पर लोड था मैकेनिकल लोड, है ना, यहां लोड था। तो ये कहां पर है, ये भी आर्मेचर पर है। तो ध्यान रखना, लोड हमेशा किससे कनेक्ट रहता है, लोड आपका हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। तो सिमिलरली सिंक्रोनस मशीन में भी जो आपका लोड होगा वो आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट होगा। सोर्स किससे कनेक्ट होगा, तो सोर्स आपका फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी आपका लोड है वो आर्मेचर वाइंडिंग से होगा। एक चीज ये ध्यान रखना। अब देखो अब क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, अगर पहले मैं बात करूं तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो देखो इस डायग्राम के अंदर आप चेक करो, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक सिंगल फेज वाइंडिंग है। क्यों बताओ, क्योंकि सप्लाई डीसी दे रहा हूं ना। अरे फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई अपन डीसी दे रहे हैं, और ऑब्वियसली डीसी अगर दे रहे हैं तो यहां पर जो आपकी वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, सिंगल फेज वाइंडिंग होगी। और अगर ये मेरे पास में सिंगल फेज अगर वाइंडिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर तो कॉपर एक ही वाइंडिंग का चाहिए। अरे आप तो एक वाइंडिंग बनानी है और एक यहां पर आपको 3 वाइंडिंग बनानी है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहां पर कॉपर ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये वाइंडिंग जो बनी होती है कौन से मटेरियल की बनी होती है, कॉपर की। तो इसका मतलब एक एडवांटेज मुझे क्या पता लगा कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका वेट कम होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है तो कॉपर कम चाहिए, और यहाँ पर कॉपर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब आप बोलोगे सर वेट कम होने से क्या होगा, एक एडवांटेज तो ये होगा कि आपके पास में देखो, अगर आप मान लो इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो आप ये बोलोगे सर कि अगर मान लो आर्मेचर वाइंडिंग को मैं रोटर पर ले आता हूँ, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर ले आऊं, तो भी ओवरऑल मशीन का कॉपर तो वही रहेगा आपके पास में। तो एकदम सही बात है, ओवरऑल मशीन के कॉपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओवरऑल मशीन की बात करूं तो कॉपर तो दोनों में सेम है। अब मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कॉपर कम हो जाएगा, कॉपर कम नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर जो है कॉपर कम होता है फील्ड वाइंडिंग में, तो उसका वेट कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो उसका वेट ज्यादा होता है, इससे लोड कनेक्ट करते हैं। तो देखो इससे लोड कनेक्ट करेंगे तो एक और क्या होगा, यहां पर आगे जाके आपका लोड कनेक्ट होगा। देखो यहां पर अपन लोड कनेक्ट कर लेते हैं कि इसी आपके पास में क्या है,
यहां पर आकर आप लोड कनेक्ट करोगे अपना। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर अगर मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूं तो आपको पता है लोड को तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, और अगर आपके लोड को लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कहां से होके आएगा, इसकी फील्ड वाइंडिंग से, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग से। इसके आर्मेचर वाइंडिंग से होके आएगा तो आपको पता है ज्यादा करंट को हैंडल करने के लिए वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी ज्यादा होगा। क्लियर है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला था, पावर स्टम्प में बोला था, इससे पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं, जब ज्यादा करंट को हैंडल करना होता है तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, एक तो यहां पर जो वायर होगा वो पतला वायर होगा, किसमें, फील्ड वाइंडिंग में। तो यहां पर पतला वायर होगा। एक मैं आपको बोलूं इस तरह से इतना पतला वायर बनाना है, एक मैं आपको बोलूं बड़ा वायर बनाना ना। अगर मोटा अगर आपको वायर बनाना है, थिक वायर बनाना है, तो ऑब्वियसली कॉपर किस में ज्यादा चाहिए, बड़े वायर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका वेट कम होता है और इसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इसका वेट आपके पास में कम है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर में अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिलता है। क्या बोला मैंने, जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिलेगा। और अगर यहां पर आपको मैकेनिकल एनर्जी देना है तो मैकेनिकल एनर्जी देने का मतलब ही क्या होता है कि मैं रोटर को रोटेट करवाऊंगा, यानी कि ये जो रोटर है इसको हम खुद रोटेट करवाएंगे। क्लियर है, मान लो ये शाफ्ट रोटर की, मुझे इसको रोटेट करवाना है और इसके ऊपर अगर वेट कम रखूं, मैं कम वेट रखूं और मैं इसको घुमाऊं, आराम से घुमा लूंगा मैं। मान लो इसके ऊपर वेट ज्यादा रख दूं, मैं बहुत ज्यादा वेट रख दूं फिर इसको घुमाऊं, तो क्या होगा, इसको घुमाना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि अगर मैं लो वेट की वाइंडिंग को रोटर पर रखूं और उसको घुमाएं अपन, तो इजीली अपन घुमा सकते हैं ना। लेकिन अगर अपन हाई वेट की वाइंडिंग को रोटर पर रखे और मुझे बोले कि अब बताओ एक काम करो उसको घुमाओ, तो नहीं घुमा सकते आप। ठीक है, अगर आप नहीं घुमा सकते यार, या घुमाना में आपको क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। इसका मतलब पहला एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि यहां पर इसका वेट कम होता है, और वेट कम होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको इजीली रोटेट करवा सकते हैं। और इजीली रोटेट करवा सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ज्यादा स्पीड ला सकते हैं। अरे एक तो आपके पास में आपको एक बड़ा सा बोल दिया, देख 50 किलो वेट को जो है ना आप उठाओ और उसको रोटेट करवाओ। एक मैं आपको बोलूं 5 किलो वेट को घुमाओ, तो आप क्या कर सकते हो, जितना फोर्स 50 किलो में आपको लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स आपको 5 किलो में अगर आप लगाओगे तो आपको पता क्या होगा, ज्यादा स्पीड ऑब्टेन होगी। क्लियर है, तो यहां पर पहला एडवांटेज क्या है कि इसका वेट कम होता है, और वेट कम होने की वजह से इसको अपन ज्यादा स्पीड पर रोटेट करवा सकते हैं। और ज्यादा स्पीड पर रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। ज्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, और ज्यादा ईएमएफ आएगा तो आपको ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगा। यानी सबसे पहला एडवांटेज क्या पता लगा मुझे, मोर पावर आउटपुट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पर एडवांटेज की अगर अपन बात करें तो एडवांटेज में पहले एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, मोर पावर आउटपुट, मोर पावर आउटपुट। तो ये होगा आपके पास में मोर पावर आउटपुट, है ना। सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो है आपको ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगा, कब, जब मैं फील्ड वाइंडिंग को कहां पर रखूंगा, मैं रोटर पर। क्लियर है, तो फील्ड वाइंडिंग को अगर अपन रोटर पर रखें तो अपने को ज्यादा पावर आउटपुट मिलता है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज पता लग गया होगा आपको, है ना। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, पहला एडवांटेज मोर पावर आउटपुट है। दूसरा एडवांटेज अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो आपके पास में मैंने क्या बोला था कि यहां पर मेरे पास में क्या है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। अब मुझे क्या पता है कि मैंने क्या बोला, किसमें मेरा ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा करंट तो इसमें आ रहा है क्योंकि लोड का सारा सारा करंट आर्मेचर वाइंडिंग से आएगा। फील्ड वाइंडिंग में तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा। अब देखो अगर लोड पर ज्यादा करंट फ्लो होगा, और लोड पर अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो यहां पर आपको पता है हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। और कूलिंग सिस्टम यूज करें तो मान लो एक तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेशनरी है, मतलब मैं यहाँ पर स्टेशनरी हूं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, आपको मेरे चारों तरफ कूलिंग सिस्टम लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेशनरी चीज पर कूलेंट सर्कुलेट करवाओगे आप इसके अंदर से ना, जो भी कूलेंट मीडियम होगा आप सर्कुलेट करवाओगे तो आप इजीली सर्कुलेट करवा सकते हो। एक मैं बोल रहा हूँ मैं खुद रोटेट हो रहा हूँ ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट हो रही है, और रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर अगर आप कूलेंट सर्कुलेट कराओगे तो आपको पता है कि कूलिंग मीडियम प्रोवाइड कराना इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। यानी दूसरा आपके पास में क्या होगा, एडवांटेज जो है अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आपके पास में कूलिंग जो होगा इसका एफिशिएंट होगा। एफिशिएंटली अपन इसको कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, कब, जब ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो, स्टेशनरी हो। क्लियर है, मैं फिर से बताता हूं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है, मैंने क्या बोला, ये आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होती है आपके पास में स्टेशनरी। अगर मैं स्टेशनरी रखता हूं तो यहां पर क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी।
और हीट को कम करने के लिए, हीट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम कूलेंट सर्कुलेट करवाएंगे। और अगर इस वाइंडिंग में कूलेंट सर्कुलेट करवाना है तो ये स्टेशनरी वाइंडिंग जो है उसमें अपन इजीली कूलेंट सर्कुलेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखूं और उसको रोटेट करवाऊं तो कूलेंट सर्कुलेट करवाना मेरे लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है अपन एफिशिएंटली अपन क्या कर सकते हैं, इसको कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट एडवांटेज दिखना यहां पर नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा आपके पास में, सेकेंड एडवांटेज होगा, ये तो आपका फर्स्ट एडवांटेज था मोर पावर आउटपुट। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो लिखना इफिशिएंट कूलिंग, इफिशिएंट कूलिंग, इफिशिएंट कूलिंग। तो यहां पर मुझे क्या पता लगा कि वी कैन प्रोवाइड कूलिंग टू स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग इन प्लेस ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। इफिशिएंटली अपन कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग को। यहां पर अगर पॉइंट लिखना है तो लिख देना एफिशिएंट कूलिंग के अंदर। और मोर पावर आउटपुट में भी लिखना है तो आप क्या लिखोगे बताओ, मोर पावर आउटपुट कैसे मिला, तो बोल देना कि आर्मेचर वाइंडिंग का, ऐसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख देना ना कि आर्मेचर वाइंडिंग का वेट कम होगा, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख देना बिकॉज द वेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज very high and the weight of field winding is very low. If we place the field winding on the rotor and if we rotate the rotor, then we can obtain the more speed, and due to the more speed the more flux cutting action will takes place and therefore the more power output will obtain. आप ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में, है ना, जो मैंने वर्ड बोल दिया आप लिख देना आराम से लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट अगर आप लिखोगे आपके पास में एफिशिएंट कूलिंग का लिखना है तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, लिखना वी कैन प्रोवाइड इजीली कूलिंग टू स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग को अपन कूलिंग इफिशिएंटली प्रोवाइड करा सकते हैं एज कंपेयर टू रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है, तो ये आपके पास में होगा सेकंड जो होगा, पहला मोर पावर आउटपुट, सेकंड आपके पास में एफिशिएंट कूलिंग आ गया। तीसरा आएगा आपके पास में इंसुलेशन। ठीक है, अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है वहां पर अपने को इंसुलेशन यूज करना है। अब आपको इंसुलेशन यूज करना है तो इंसुलेशन यूज करना है तो किसको इंसुलेशन इजीली प्रोवाइड करा सकते हो, ऑब्वियसली यार स्टेशनरी कोई चीज है उसको अपन बेटर इंसुलेशन दे सकते हैं एज कंपेयर टू आपके पास में रोटेटिंग। तो यहां से दूसरा मुझे क्या पता लगा कि यहां पर जो है इंसुलेशन होगा वो बेटर होगा। तो नेक्स्ट लिख देना बेटर इंसुलेशन, बेटर इंसुलेशन, यानी कि आपके पास में हम इजीली अपन इंसुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं अच्छे तरीके से। किसको, तो आर्मेचर वाइंडिंग को अपन कहां पर, जब वो स्टेशनरी रहेगी ना, आर्मेचर वाइंडिंग जब स्टेशनरी रहेगी तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं ना। तो आपके पास में क्या होगा, कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ज्यादा पावर आउटपुट ले सकते हैं। अब आते हैं अपन फोर्थ एडवांटेज पर। तो फोर्थ एडवांटेज क्या मिलेगा समझना, अगर मैं बात करूं यहां पर फोर्थ एडवांटेज की, तो फोर्थ जो वाला जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। देखो यहां पर समझना, प्रैक्टिकली समझना कि ये आपके पास में क्या है, ये आपकी सिंक्रोनस मशीन है, इसको आप सप्लाई दे रहे हो डीसी सप्लाई, और मैंने क्या बोला कि आपका जो लोड है वो आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट होगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट होगा तो एक काम करो, इस आर्मेचर वाइंडिंग को अगर मान लो मैं रोटर पर रखता हूं, है ना, ये एज्यूम करो कि ये आर्मेचर वाइंडिंग मैंने रोटर पर रख दी। अब मैं रोटर को रोटेट करवा रहा हूं तो होगा क्या, अगर मान लो आर्मेचर वाइंडिंग को मैं रोटर पर रख दूं और मैं रोटर को रोटेट करवाऊं तो आर्मेचर वाइंडिंग भी तो साथ में रोटेट होगी। अरे ये तो वही बात होगी कि आप झूले पर बैठे हो और झूला घूम रहा है तो आप भी तो घूमोगे उसके साथ में ना। तो बात वही है कि आर्मेचर वाइंडिंग को अगर आप रोटर पर रखोगे और रोटर को अगर आप रोटेट कराओगे तो आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट होगी। अब क्या ऐसा होता है क्या कि आपके आर्मेचर की वाइंडिंग रोटेट हो रही है तो देखो आर्मेचर से आपका लोड होता है, तो आप प्रैक्टिकली ऐसा मत सोचना कि सर आर्मेचर वाइंडिंग होगी क्या हमारा घर का लोड भी उसके साथ में घूमेगा। मतलब ऐसा पता लग रहा है कि वहां पर जनरेटर चल रहा है, वो घूम रहा है, आपके घर के सारे पंखे आपके पूरे एरिया में घूम रहे हैं ना, घर में कभी इधर जा रहा पंखा कभी वहां जा रहा लोकेशन पर, ऐसा नहीं होता है। आपके घर का लोड स्टेशनरी है, ठीक है, आपके घर का लोड स्टेशनरी है, मतलब एक्चुअली ये मुझे स्टेशनरी चाहिए और ये मेरे क्या है, ये रोटेटिंग है। यानी कि ये अगर रोटेट करवाता हूं मैं ना, अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूं आर्मेचर वाइंडिंग को, तो मुझे वो वाला पार्ट स्टेशनरी रखना है। और स्टेशनरी लोड और रोटेटिंग आर्मेचर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम डीसी में ब्रशेस यूज करते हैं, एसी में स्लिप रिंग यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, डीसी मशीन में जब मैंने आपको बताया था स्टेशनरी और रोटेटिंग के बीच में कनेक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा था, वहां पर ब्रशेस। यहां पर कौन प्रोवाइड कराता है, यहां पर प्रोवाइड कराती है आपकी स्लिप रिंग्स। तो अपन यहां पर एक्चुअली क्या करते हैं, इसके अंदर अपन यहां पर स्लिप रिंग अपन यूज करेंगे यहां पर, यानी कि 3 फेज है तो मुझे 3 स्लिप रिंग यूज करनी पड़ेगी। ये क्या होगा आपके पास में, स्लिप रिंग्स। यानी कि इसका मतलब मुझे क्या पता लगा, लेकिन ये कब,
ये कब है, जब मैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाऊं। तो आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाएं तो अपने को 1 2 3 स्लिप रिंग चाहिए। और क्यों चाहिए, समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि मुझे लोड को उधर स्टेशनरी रखना है। ठीक है, लोड को रोटेट नहीं करवाना है साथ में आपके पास में आर्मेचर के साथ में ना। तो ये आपके पास में क्या होगा, ये स्टेशनरी रहना चाहिए। मतलब अगर आपको तीन स्लिप रिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। अब समझना, तीन स्लिप रिंग यूज करने की बजाय अपने काम करें, अगर देखो एडवांटेज क्या मिलेगा कि मैं क्या काम करूं, मैं किसको, इस फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं रोटर पर रखता हूं, ठीक है, अगर ये तो मैंने कब बताया, जब मैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखूं तो मुझे तीन स्लिप रिंग चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखूं, है ना, इस फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखूं, तो इस फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखने के लिए अपन सप्लाई क्या दे रहे हैं, डीसी जनरेटर। और देखो होता क्या है कि मान लो आपके पास में ये फील्ड वाइंडिंग रोटेट हो रही है ना, ये रोटेट हो रही है, तो अब ऐसा मत समझना है ना कि ये आपके पास में ये रोटेट हो रही है तो डीसी जनरेटर से जो सप्लाई दे रहा हूँ वो डीसी जनरेटर खुद भी रोटेट हो रहा होगा। अरे डीसी जनरेटर को हम रोटर पर नहीं रखते हैं। अगर आपने डीसी जनरेटर को ही रोटर पर ला रख दिया तो फिर से वही बात होगी ना कि इसका वेट प्लस जनरेटर का वेट, वो तो वेट हैवी हो जाएगा। कि बहुत सारे जब मैं क्लास में पूछता हूँ तब ये बोलते हैं कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पर जनरेटर को भी रोटर पर ला रख दे। अरे हमने ये सारा काम क्यों किया था, ताकि मेरा रोटर का वेट कम हो जाए, और वेट कम हो जाए और मैं उसको ज्यादा रोटेट करवा कर ज्यादा स्पीड लेकर मैं ज्यादा पावर आउटपुट ले सकता हूं। लेकिन आप फिर से वहीं जा रहे हो जहां से आपको जाना ही नहीं है, जिस गली से गुजरना ही, आप फिर से वहीं गुजरना चाहते हो कि सर हम तो रोटर पर ले जाके अपन जनरेटर रखेंगे। अरे अगर आप जनरेटर अगर आप ले जाके रख दोगे यहां पर तो क्या होगा, रखने के बाद में जब आप इसको रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवाना क्या होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर से इससे बेटर तो यही था कि मैं आर्मेचर वाइंडिंग को लाकर ही मैं रोटर पर रख देता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो डीसी जनरेटर है, ये शंट जनरेटर है, ये रोटेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर रोटेटिंग नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर मुझे एक रोटेटिंग और एक मुझे चाहिए स्टेशनरी, मतलब ये जनरेटर है वो स्टेशनरी रहना चाहिए और ये रोटेट होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर दो ही टर्मिनल है ना, यहाँ दो टर्मिनल है और दो टर्मिनल है, तो मुझे स्टेशनरी रखने के लिए दो स्लिप रिंग चाहिए। अरे कितने स्लिप रिंग चाहिए मुझे, दो स्लिप रिंग चाहिए। और वहां पर मुझे कितनी स्लिप रिंग चाहिए थी, मुझे तीन स्लिप रिंग चाहिए थी। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर आपके पास में जो है दो स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर टू स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां पर ध्यान रखना, आप स्लिप रिंग बहुत कॉस्टली होती है। आप ऐसा मत सोचना स्लिप रिंग तो बहुत सस्ती होगी, आराम से तीन लगाओ दो लगाओ क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। स्लिप रिंग की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, और स्लिप रिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है। इसका मतलब है अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर लाकर रखूं तो तीन स्लिप रिंग चाहिए। अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखूं तो मुझे दो स्लिप रिंग चाहिए। तो मेरे लिए कौन ज्यादा एडवांटेजेस है, ऑब्वियसली मैं अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखूं तो मुझे दो ही स्लिप रिंग चाहिए, तो ये मेरे लिए ज्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन अगर मैं उसको रोटेटिंग, अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग को लेकर आता तो तीन स्लिप रिंग चाहिए थी मुझे। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर एक और बड़ा एडवांटेज मुझे मिला कि ओनली टू स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर लिख देना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ, ओनली टू स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। Only two slip rings are required. Two slip rings are required. कब, जब फील्ड वाइंडिंग को हम कहाँ ला के रखेंगे, हम रोटर पर रखेंगे ना। तो चलिए ये एक और आपके पास में बड़ा एडवांटेज मिला। और तीसरा नेक्स्ट लास्ट एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास में फिफ्थ एडवांटेज, कॉस्ट बच जाएगी, आपका पैसा कम लगेगा। और हम ये तो चाहते हैं हमेशा कि हमारा पैसा बच जाए। क्लियर, अरे ये तो चाहते हो ना कि भाई पैसा बचना चाहिए। जब भी आपको पता शॉपिंग भी करते हो पहले देखते हो डिस्काउंट कूपन कहीं मिल रहा है क्या, एक 500 रुपए का रिचार्ज करना होता है उसमें भी देखते हो कैशबैक मिल रहा है क्या। अपन वही करते हैं ना, पैसा बचाना है ना। तो सबसे बड़ा काम वही होता है कि अपना पैसा बचाना है अपने को लाइफ में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मशीन बनाएंगे तो हम पैसा बचाना चाहेंगे। और पैसा किसमें बच रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर दो स्लिप रिंग यूज कर रही है तो कॉस्ट भी तो बच रही है अपने पास में। तो यानी कि आपके पास में क्या होगा, फिफ्थ एडवांटेज क्या होगा, कॉस्ट आपके पास में क्या होगी, मिनिमाइज होगी, है ना। तो यहां पर लिख दें, नेक्स्ट लिखना कॉस्ट मिनिमाइज्ड, कॉस्ट मिनिमाइज्ड, यानी कि आपका पैसा भी यहां पर बचेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये टोटल मिला के आपके पास में 5 एडवांटेज होते हैं। और ये आपको एग्जाम के अंदर कन्वेंशनली पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज इफ वी प्लेस्ड द आर्मेचर वाइंडिंग, द फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द स्टेटर। यानी कि एडवांटेज क्या मिला कि अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को मैं रोटर पर रखूं एंड आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखूं तो क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। अब आप ऐसा मत करना है ना कि आपको 15 मार्क्स में पूछा वहां पर कन्वेंशनली और भाई आप लोग चले है ना इसको 5 पॉइंट लिख के आगे कि सर ने बताए थे। इसके अंदर सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो जो मैंने समझाया वो।
मैंने क्या क्या समझाया कि आपके पास में जितने भी पॉइंट आपको बताया कि भाई क्यों ज्यादा पावर आउटपुट मिलता है, क्यों आपके पास में बेटर इंसुलेशन होता है, क्यों एफिशिएंट कूलिंग होता है, क्यों दो स्लिप रिंग चाहिए और क्यों कॉस्ट बचती है, तो इन सभी के अंदर लाइनें लिख के आनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने आपको पूरा बोल दिया है, पूरा समझाते हुए बोल दिया है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना जब आप कन्वेंशनल एग्जाम देने जाओ। बट ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो आप क्या कर सकते हो, बस आराम से पॉइंट याद रखो, और जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकल जाएगा तो कन्वेंशनल के लिए आप क्या करोगे, आराम से आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, आप प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए, ये था अपने पास में एडवांटेज। तो देखो यहां पर है ना, अब आपको मशीन आप बोलते हो सर सिंक्रोनस मशीन टफ है, कहाँ है टफ है, बहुत ही तो ईजी है, और बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको समझ भी सकते हो और बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चन भी कर सकते हो ना। कोई टफ नहीं होता है सिंक्रोनस मशीन, बहुत इजी होता है। इजीली अगर आप पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे ना, तो इजीली आप क्या करोगे, क्वेश्चन करके आओगे और वो भी सही करके आओगे। क्लियर। तो देखो ये अपने पास में क्या है, ये था सिंक्रोनस मशीन का स्ट्रक्चर, और ये आपके पास में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं ना। अब अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पर। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में वही 2 पार्ट होंगे, एक होगा स्टेटर और दूसरा क्या होगा आपके पास में रोटर। तो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो देखो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन में सेम वही आपके पास में यहां पर 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सा, एक स्टेटर होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास में रोटर। तो यहां पर लिख देना देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज स्टेटर एंड अनदर इज क्या होगा आपके पास में रोटर। तो अगर मैं पहले स्टेटर की बात करता हूं, सबसे पहले स्टेटर की, तो स्टेटर जो है यहां पर अपन बनाते हैं, तो मैंने क्या बोला, स्टेटर पर हम क्या रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं, और रोटर पर हम क्या रखते हैं, तो हम रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या है, आर्मेचर पर अपन क्या करेंगे, मतलब स्टेटर पर अपन क्या रखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या होगा, ऑन द ऑन द स्टेटर, ऑन द स्टेटर, ऑन द स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड, आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड। एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैसे रखते हैं तो समझना, आर्मेचर वाइंडिंग कुछ इस तरह से रखी जाती है यहां पर, जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, ये स्टेटर है, और ये जो स्टेटर का स्ट्रक्चर है, यहां पर अपन आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो इस स्टेटर को अपन पहले स्लॉट्स की फॉर्मेट में कट करते हैं, स्लॉट्स की फॉर्मेट में इसको अपन क्या करेंगे, कट करेंगे। ये स्लॉट्स की फॉर्मेट में मैं इसको कट कर रहा हूं स्टेटर को। ये अपने पास में क्या है, ये जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ये है आपके पास में स्टेटर। ठीक है। तो स्टेटर का स्ट्रक्चर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसके आउटर पेरिफेरल पर अपन क्या करते हैं, स्लॉट्स की फॉर्मेट में उसको कट कर देते हैं। और इस स्लॉट्स की फॉर्मेट में कट करने के बाद में हम यहां पर क्या करते हैं, इन स्लॉट्स के अंदर यहां पर हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं, स्लॉट्स में हम यहां पर क्या करते हैं, वाइंडिंग प्लेस करते हैं। और ये जो वाइंडिंग्स होती है यही कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, यही तो अपने पास में क्या है, यही तो अपने पास में क्या, आर्मेचर वाइंडिंग है। इसका मतलब आपको पता लग गया कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्लॉट्स में क्या होती है, यूनिफॉर्मली पूरे के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो यहां से अगर अपन बात करें, ये जो है ये कौन सी वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो क्या रहेगी आपके पास में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होगी आपके पास में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कहां पर, स्लॉट्स के अंदर। तो ध्यान रखना, यहां पर जो है आर्मेचर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की रहती है, लेकिन डीसी मशीन में ऐसा नहीं था। डीसी मशीन में स्टेटर पर कौन थी, फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। लेकिन यहां पर जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की है, कॉन्सेंट्रेटेड नेचर की नहीं है।
क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहां पर आपके पास में, यहां पर मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वहां पर आपके पास में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है। यहां पर स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वहां पर स्टेटर पर आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है। अब देखो आपके पास में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये किसका बना होगा, तो ये आपके पास में अपन नॉर्मली जो अपन स्टेटर बनाते हैं वो किसके, मतलब जो स्टेटर के ऊपर अपन जो जिसके ऊपर मतलब वाइंडिंग रख रहे हैं ना स्लोट्स के अंदर, ये सिलिकॉन स्टील का नॉर्मली अपना स्टेटर बनाया जाता है ना, सिलिकॉन स्टील का अपन स्टेटर बनाते हैं यहाँ पर। तो वो आपको कभी नहीं पूछेगा, बस आपको वाइंडिंग के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी वाइंडिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है या कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टेटर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टेटर के बारे में आपको नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन रोटर के बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसके बाद में रोटर कंस्ट्रक्शन। और ध्यान रखना रोटर वाला पार्ट जो है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोटर की अगर मैं बात करूं तो रोटर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा, तो हेडिंग लिखना नेक्स्ट रोटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रोटर की, तो देखो रोटर के कंस्ट्रक्शन की अगर अपन बात करें तो रोटर यहां पर दो टाइप के रोटर अपन यूज करते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर और एक होता है सेलिएंट पोल रोटर। दो टाइप के अपन रोटर कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलिएंट पोल रोटर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉइंट लिखना, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू टाइप्स ऑफ construction, two types of construction are used। पहला क्या होगा आपके पास में, सिलेंड्रिकल रोटर, और सेकंड होगा आपके पास में सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर। तो ध्यान रखना दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होंगे, कहां पर, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलिएंट पोल रोटर। देखो ये जो आपका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है ना, ये वाला पार्ट आगे जाने के बाद में एक्चुअली मैं इसको सिर्फ इतना सा डायग्राम बनाऊंगा। मैं इस डायग्राम को अपन ऐसे बनाएंगे कि ये अपने पास में क्या है, स्टेटर है। मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊंगा ना, ये स्टेटर है, और इस स्टेटर में क्या है अपने पास में, आर्मेचर वाइंडिंग जो है, क्योंकि स्टेटर पर आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये जो ध्यान रखना, इनके बीच का जो एंगल रहता है ना थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग का, वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर रहती है। मतलब जैसे मैंने ये बनाया था कंस्ट्रक्शन है ना, ये कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर आओ, ये थ्री फेज वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और कहां पर है, स्टेटर पर है। आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर पर है, दो टर्मिनल होंगे, ए और ए डैश, बी और बी डैश, और सी और सी डैश, हर एक फेज के दो टर्मिनल होंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में, मान लो ये मेरे पास में क्या है, तो ये अगर ए है तो इसका ए डैश कहां पर होगा, ये रहा। तो ये टर्मिनल होगा आपका ए डैश। ये होगा अगर आपके पास में बी, तो ये होगा आपके पास में बी डैश। ये होगा सी, तो ये क्या होगा आपके पास में सी डैश। यानी कि आपको यहां से पता लग गया कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आपके पास में देखो पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कहां पर है, स्टेटर पर है, और पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये स्टेटर का स्ट्रक्चर आगे जाने के बाद में मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं उसको मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा। क्लियर है? तो ये अपने पास में क्या होगा, स्टेटर होगा, और स्टेटर का अगर पार्ट हो गया तो फिर अपन कहां पर आ रहे हैं, रोटर पर। अब रोटर है आपके पास में दो टाइप के रोटर है, कौन कौन से, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलिएंट पोल रोटर। तो फर्स्ट हेडिंग लिखना सिलेंड्रिकल रोटर, तो हेडिंग लिखो जल्दी से, फर्स्ट सिलेंड्रिकल रोटर, चलिए समझना। तो अगर अपन बात करें सिलेंड्रिकल रोटर की, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर सिलेंड्रिकल रोटर, चलिए अगर अपन सिलेंड्रिकल रोटर की बात करें तो सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। तो सिलेंड्रिकल रोटर की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर अपने पास में ये जो पार्ट था वो तो किसका था, ये था आपके पास में स्टेटर का पार्ट। ये क्या है, तो ये जो मैंने बनाया आपके सामने ये है स्टेटर का पार्ट है, और स्टेटर के अंदर जो है यहां पर अपने पास में ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये वही आपके पास में फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग है ना। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग।
तो ये तो मेरे पास में आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ए डैश, बी डैश, सी एंड सी डैश। तो ये स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है। अगर अपन बात करें रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो देखो वो अपन देखते हैं रोटर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा यहाँ पर। तो ये तो है जो बाहर वाला पार्ट है वो किसका है, स्टेटर का है। अब अपन आते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन पर। तो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप का रहता है। ये अपने पास में क्या है, ये अंदर वाला पार्ट जो है वो रोटर का है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने बना रखा है ये कौन सा वाला पार्ट है, तो ध्यान रखना ये जो पार्ट बना हुआ है आपके सामने ये रोटर का कंस्ट्रक्शन है ना। तो ये अंदर वाला जो पार्ट बना हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, रोटर। ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, रोटर अपन बोल के चलेंगे। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोल के चलेंगे, ये होगा स्टेटर। स्टेटर, क्लियर। तो देखो यहां पर ये अपने पास में क्या है, ये है रोटर और ये है आपके पास में स्टेटर। और ये जो बाहर ये जो वाइंडिंग मैंने बना रखी है ये वाइंडिंग कौन सी है, तो ये वाइंडिंग है आपके पास में कौन सी वाइंडिंग है, स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग, ये रोटर पर है। अब रोटर पर मैंने आपको बोला था कि यहां पर एक्चुअली अपन क्या करते हैं, तो रोटर पर अपन जो है क्या प्लेस करते हैं, रोटर पर हम रखते हैं फील्ड वाइंडिंग। अब रोटर पर फील्ड वाइंडिंग रखते हैं तो फील्ड वाइंडिंग कैसे रखेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, तो समझना उस चीज को। यहां पर अपन क्या करते हैं, जब अपन इसको डिजाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो यहां से अगर अपन बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो यहां पर अपन वाइंडिंग रखेंगे ना। ये वाइंडिंग कहां पर होगी आपके पास में, ये वाइंडिंग अगर आपको दिख रही होगी तो ये वाइंडिंग मैंने क्या कर रखी है, देख सकते हो पूरे में क्या कर रखी है मैंने, लगभग पूरे में मैंने क्या कर रखी है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ये जो वाइंडिंग है ये जो मैंने आपके सामने बनाई है ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये ध्यान रखना ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। और ये जो बना रखी है ये कौन सी वाली वाइंडिंग है, ये है आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो यहां पर अपने पास में पता लगा एक आर्मेचर वाइंडिंग है, एक फील्ड वाइंडिंग है। और अब आपको ये अगर स्ट्रक्चर याद है ना तो आप सारा क्वेश्चन बता सकते हो, सारे पॉइंट बता सकते हो ना, कि स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग पूरे में देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और देख सकते हो फील्ड वाइंडिंग भी पूरे में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान रखना सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या रहता है, कौन से वाले में, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर बोथ स्टेटर वाइंडिंग एंड द रोटर वाइंडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको एग्जाम में पूछता है कि कौन सी सिंक्रोनस मशीन में सिलेंड्रिकल रोटर और सेलियन पोल में से किसके अंदर जो है दोनों वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो वो आंसर होगा आपके पास में सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर दोनों वाइंडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा, क्या पॉइंट है, तो लिखना यहां पर, लिखना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, in cylindrical rotor synchronous machine, in cylindrical rotor synchronous machine, both field winding and armature winding are uniformly distributed. Armature winding are uniformly distributed. तो यहां से मुझे पता लगा कि बोथ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे तो यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी इस स्ट्रक्चर में, अगर आप आओ और अगर आप यहां पर चेक करोगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखो ये जो ये आपके पास में ये रोटर है और ये बाहर वाला पार्ट है स्टेटर। देखो ये वाला पार्ट स्टेटर का है और ये वाला पार्ट रोटर का है, इसके बीच में क्या है, तो ये इसके बीच में जो है व्हाइट में ध्यान रखना ये क्या चीज है, तो ये है आपका एयर गैप। ये जो पार्ट है ना ये है आपके पास में एयर गैप। अगर एयर गैप अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, तो यहां से अगर आप चेक करो एयर गैप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात करो, यहां देखोगे, अगर यहां देखोगे कहीं पर भी देखो
पूरे में आपको स्टेटर रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो एक यूनिफॉर्म एयर गैप दिख रहा होगा ना। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस कंस्ट्रक्शन के अंदर एयर गैप जो होता है स्टेटर रोटर में वो यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। तो वो भी आपका आंसर होगा सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में जो एयर गैप होगा यूनिफॉर्म एयर गैप होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इन दिस कंस्ट्रक्शन in this construction the air gap between stator and rotor is यूनिफॉर्म यानी यहां पर स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होगा वो आपका एक यूनिफॉर्म एयर गैप होगा ना, यूनिफॉर्म एयर गैप होगा। तो यह आपके पास में क्या होगा, एयर गैप यूनिफॉर्म होगा। आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म एयर गैप होने से क्या होगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, रिलक्टेंस होता है रो इंटू एल, आपके आर रेजिस्टेंस होता है, रिलक्टेंस क्या होगा आपके पास में, रिलक्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपके पास में एल डिवाइड बाई म्यू इंटू ए। तो रिलक्टेंस जो होगा वो होगा एल डिवाइड बाई म्यू इंटू ए। तो अगर मेरे पास में लेंथ ऑफ एयर गैप जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी तो मेरा रिलक्टेंस क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अरे अगर लेंथ ऑफ एयर गैप जो है वो कांस्टेंट है, पूरे में यूनिफॉर्म है, अगर अगर आपके पास में यूनिफॉर्म एयर गैप लेंथ है या कांस्टेंट एयर गैप लेंथ है तो मैं बोलूंगा रिलक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो रिलक्टेंस किस में कांस्टेंट रहता है, तो इस स्ट्रक्चर में रिलक्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि एयर गैप की लेंथ जो है वो भी आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या होगा, इन दिस कंस्ट्रक्शन, या नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, द रिलक्टेंस इज रिमेन कांस्टेंट, रिलक्टेंस एंड permeance इज कांस्टेंट। यहां पर जो रिलक्टेंस रहेगा या परमियंस रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रिलक्टेंस रहेगा या कांस्टेंट परमियंस होगा, किसके अंदर, तो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद में जो है ये जो सिलेंड्रिकल रोटर वाला जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अपन कहां यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टीम पावर प्लांट के अंदर। कहां यूज करते हैं, स्टीम पावर प्लांट में, जहां पर पावर जनरेट, आपको तो जनरेटर पढ़ रहे हैं अपन, तो पावर जनरेट करेगा ना कहां पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट, आपके पास थर्मल को भी वो स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट। तो अगर अपन बात करें स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट के अंदर अपन यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला था टर्बो अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं अपन इसको, टर्बो अल्टरनेटर। और क्यों, क्योंकि इसको अपन स्टीम पावर प्लांट में अपन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन, this type of construction is used in steam power plant, steam or thermal power plant, therefore it is known as turbo alternator. It is known as turbo alternator. Turbo alternator. तो इसी को अपन क्या बोल के चलेंगे, टर्बो अल्टरनेटर अपन बोल के चलेंगे ना। नेक्स्ट, दूसरा जो है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां अगर अपन बात करें इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो यहां पर जो अपन रोटर बनाते हैं ना उसको अपन हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, टर्बो अल्टरनेटर या सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन को अपन कहां यूज करते हैं, इन हाई स्पीड एप्लीकेशन में। तो आपको एग्जाम में, और ध्यान रखना अपन सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन में हमेशा आपके पास अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा जो जनरेटर है या मोटर हो वो दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहा है ना। तो यहां पर अपना एजम्पशंस रहेगा कि चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो वो हमेशा कहां पर जाएगा, वो सिंक्रोनस स्पीड पर जाएगा। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि मेरे यहां पर जो रन कर रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड यानी एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है ना। तो यहां पर अपने पास में क्या होगा, मैंने बोला टर्बो अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। मैंने क्या बोला, यहां पर अपन इसको यूज करते हैं वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशन में। वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज करते हैं, आपको पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्शन, है ना।
तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन से अपन मैक्सिमम स्पीड कितनी ला सकते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके पास में, मैक्सिमम स्पीड का कितनी ला सकते हैं या कहाँ यूज करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, this type of construction is used in this type of construction is used in high speed application, high speed application, हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो आपसे पूछेगा बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी ला सकते हैं, तो देखो अगर आपके पास में सिंक्रोनस स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ns इजिकल टू होता है 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी। और आपको पता है इंडिया के अंदर जो है वो तो फ्रीक्वेंसी सभी को पता है कि अगर आप किससे नॉर्मली पूछोगे ना किसी को तो उसको भी पता होगा कि इंडिया में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी 50 हर्ट्ज है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम स्पीड। आप चाहते हो कि आपके पास में अल्टरनेटर की जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये स्पीड मैक्सिमम लाने के लिए पोल मिनिमम होने चाहिए। तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं, अब कोई मत ऐसा मत बोलना कि सर मिनिमम तो 0 पोल भी बन सकता है। अरे 0 पोल कैसे बनाओगे, अगर पोल ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा तो आपकी स्पीड कहां से आएगी, तो 0 पोल नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा सर एक पोल बना ले, कभी भी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको पता है पोल जो हमेशा पेयर में रहते हैं, एक होता है आपके नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ, फ्लक्स तो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है, एक सिंगल पोल कभी भी नहीं बना सकते। मतलब पोल जो है मिनिमम 2 पोल तो होंगे ही होंगे, मिनिमम नंबर। अगर आप मशीन बनाओगे तो 2 पोल मशीन तो बनाओगे, तो ये 2 पोल तो होंगे। तो स्पीड मैक्सिमम लाने के लिए नंबर ऑफ पोल यहां पर मिनिमम यूज करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ पोल अगर आप मिनिमम यूज करोगे तो 2 पोल अगर आप यूज करोगे तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इसको कैंसिल कर लो तो ये आएगा 60, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, और 2 जीरो लगा लो 3000 आरपीएम। तो ध्यान रखना आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन होता है या सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन होता है वो 3000 आरपीएम तक रोटेट हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड है ना। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख देना कि मैक्सिमम स्पीड, ऐसे लिख दो, वी कैन ऑब्टेन maximum speed of 3000 rpm by using this construction, तो यहां पर आपको पता लग गया कि नेक्स्ट अपन मैक्सिमम स्पीड कितनी ला सकते हैं, तो हम इतनी स्पीड लेकर आ सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन से। तो देखो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं। अभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल डायमीटर होता है या फिर जो एक्सियल लेंथ है जिसको कोर लेंथ बोला जाता है वो स्मॉल होती है लार्ज होती है ना। तो ध्यान रखना कि आपके पास में जो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन होता है ना उसका डायमीटर स्मॉल रखते हैं और एक्सियल लेंथ है वो लार्ज होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में उल्टा होता है, डायमीटर लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ आपकी क्या होती है वहां पर कम होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि इस कंस्ट्रक्शन का जो आपके पास में डायमीटर होगा वो स्मॉल होगा और एक्सियल लेंथ या कोर लेंथ वो आपके पास में क्या होगी, लार्ज होगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज this type of construction has large diameter, sorry, small diameter, small diameter, small diameter, small diameter and large axial और कोर लेंथ, एक्सियल और कोर लेंथ। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा किसके अंदर, सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, ध्यान रखना जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब ये कैसे ऑपरेट होगा, क्या होगा, वो सब अपन बाद में बात करेंगे ना। अभी तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में अपन बात करेंगे कैसे बनेगा और क्या होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये था सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। नेक्स्ट आएगा आपके पास में सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। तो देखो ये बहुत इजी है ना, अगर आप इसको समझोगे तो कोई टफ नहीं है ना, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, सिंक्रोनस मशीन को इजी बना सकते हो। जिससे आपको डर लगता है बचपन से, जब से इंजीनियरिंग ज्वाइन की है, जब से मशीन पढ़ा है, तब से सबसे टफ कौन सा लगता है, सिंक्रोनस मशीन। जितनी भी बार अपन पढ़ते हैं, अपन मशीन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से, और सिंक्रोनस पर आते आते तो अपन ऐसा हो जाते हैं कि बस खत्म, सिंक्रोनस मशीन आप पढ़ ही नहीं पाते हो। हर बार जितनी बार आपने मशीन पढ़ी होगी आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन पर आते आते आप मशीन से ही बोर हो जाते हो। बार बार स्टार्टिंग आप ट्रांसफार्मर से करते हो तो ट्रांसफार्मर तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन आप डीसी और सिंक्रोनस को बाद में रखते हो, और सिंक्रोनस और डीसी को बाद में रखते हो तो वो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाता है, और उसको लास्ट तक वीक रहता है। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। एग्जामिनर को सब पता है ना कि कौन सा पार्ट आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो पार्ट आपका वीक है क्वेश्चन वहीं से दे देगा। इसीलिए तो नॉर्मली एग्जाम के अंदर सिंक्रोनस मशीन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में जो है आपके पास में, आप नॉर्मली पढ़ते नहीं हो, आप नहीं पढ़ते हो तो वो आपके पास में क्या होगा, पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, है ना, और एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो है इससे डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है इस टॉपिक से, बहुत इजी है। अभी तक देखो अपन ने पढ़ा है, बहुत इजीली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। आगे भी सिंक्रोनस मशीन इतना ही स्मूथली चलता जाएगा और पता ही चलेगा आपको कब खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए समझना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन की, तो देखो सेलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन जो है वो किस टाइप का होता है, पहले वो अपन देख लेते हैं। तो सेलिएंट पोल जो कंस्ट्रक्शन है, ये मान लो आपके पास में क्या है, ये बाहर वाला पार्ट है स्टेटर का, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये है आपके पास में स्टेटर का। और मैंने आपको बोला था कि स्टेटर पर यहां पर एक्चुअली क्या होता है, तो स्टेटर पर जो है, स्टेटर पर यहां पर अपने पास में क्या है, 1 2, इस तरीके से जब स्टेटर का अपन कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। मैंने बोला ना स्टेटर पर यहां पर क्या होगी, तो स्टेटर पर हमेशा जो है कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है, तो स्टेटर पर अपन रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो ये स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है, चलिए ये स्टेटर है ना, तो स्टेटर पर जो हम यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर आगे आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग, ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग का ये कौन सा होगा, ए, ये टर्मिनल होगा ए डैश, ये होगा बी, ये होगा बी डैश, ये होगा सी, और ये होगा सी डैश। तो इस स्टेटर वाले कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, चाहे आपके पास में सिलेंड्रिकल रोटर हो, चाहे सेलिएंट पोल रोटर हो, जो आपके पास में स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, वो हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है ना। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास में कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इस वाले पार्ट को तो आप एज इट इज बना लो, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास में स्टेटर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अब अपन आते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन। तो रोटर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। रोटर में क्या डिफरेंस आएगा, तो समझना, जब अगर अपन रोटर बनाएंगे तो रोटर में यहां पर क्या होता है, ये मेरे पास में क्या है, तो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरह का रहता है। रोटर कंस्ट्रक्शन अगर आप बनाओगे, ये रोटर कंस्ट्रक्शन रहेगा यहां पर। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं रोटर की, तो ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन आएगा रोटर का आपका। तो रोटर जो है यहां पर अपन यूज करते हैं सेलिएंट पोल, जैसे डीसी मशीन में जो पोल्स होते हैं ना, डीसी मशीन में जो अपन ने पोल बनाए थे, सेम वैसे ही पोल अपन यहां पर यूज करेंगे जैसे अपन ने डीसी मशीन में यूज किए थे। ध्यान रखना, डीसी मशीन के ही सिमिलर यहां पर क्या होंगे, आपके पास में पोल्स होंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट किसका होगा आपके पास में, ये होगा आपका रोटर का पार्ट रहेगा। तो रोटर में यहां पर दो पोल्स होंगे, कौन कौन से, एक होगा आपके पास में नॉर्थ पोल एंड दूसरा क्या होगा आपके पास में साउथ पोल।
तो ये जो मैंने बनाया ये है आपके पास में पोल है, कौन सा है, एक है नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या आपके पास में साउथ पोल है। तो इस तरह का ये आपके पास में जो रोटर रहेगा, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट अपन ने किसका बनाया है, ये है रोटर का पार्ट है। ये बाहर वाला जो पार्ट अपन ने बनाया है ये किसका पार्ट है, ये है आपका स्टेटर का पार्ट है। तो स्टेटर और रोटर जो है, अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर जो रोटर है इस पर वाइंडिंग जो अपन रखते हैं ना, उस वाइंडिंग का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का रहता है। ये वाइंडिंग अपन ऐसे प्लेस करते हैं इसके ऊपर, और अगर मैं इस तरीके से वाइंडिंग प्लेस करूंगा और इस वाइंडिंग को अपन यहां से क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहां से जो अपन सप्लाई देके चलेंगे ये होगा आपके पास में डीसी सप्लाई। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि डीसी सप्लाई जो अपन देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ शंट जनरेटर देते हैं। लेकिन अब आप यहां से बोल सकते हो कि अच्छा सर, इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर को देखकर तो ये पता लग रहा है कि क्या आपकी जो कहां पर, रोटर पर ध्यान रखना, रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग है ना। बार बार मैं बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए अभी तक, नहीं तो बहुत सारे तो यही कंफ्यूजन रहते हैं कि बताओ कहाँ फील्ड वाइंडिंग होती है और कहाँ आर्मेचर वाइंडिंग होती है। स्टेटर पर तो क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और ये जो रोटर पर ये जो वाइंडिंग होगी ये कौन सी होगी, ये होगी आपके पास में फील्ड वाइंडिंग। तो देखो, फिर आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये वाइंडिंग के स्ट्रक्चर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि क्या स्टेटर पर जो रोटर पर जो वाइंडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है क्या। एकदम सही बात है। देखो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं दिख रही मुझे, सिर्फ इस पोल पर मैंने वाउंड कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ये जो बाहर वाली आर्मेचर वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, in this type of construction, in this type of construction, first important point होगा, in this type of construction, in this type of construction, both the field winding is concentrated, फील्ड वाइंडिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो आर्मेचर वाइंडिंग तो क्या रहेगी आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग में कोई फर्क नहीं है ना, फील्ड वाइंडिंग में ही चेंज किया। आर्मेचर वाइंडिंग चाहे दोनों स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके पास में सिलेंड्रिकल रोटर हो, चाहे सेलियंट पोल रोटर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास में सेम रहेगा। लेकिन यहां पर चेंज होगा किसके अंदर, सिर्फ आपके पास में फील्ड वाइंडिंग के अंदर। तो फील्ड वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड होगी एंड आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, तो उसके लिए सेम पॉइंट लिख दो कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्मेचर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपन बात करें यहां पर, अब ये कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मान लो ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो करंट जब ऐसे फ्लो होगा तो फ्लक्स यहां से लीव होगा, इसीलिए तो मैंने इसको नॉर्थ बनाया। तो नॉर्थ यहां से फ्लक्स आपका लीव हो रहा होगा, फ्लक्स यहां से लीव होगा। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जब बता रहा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि मेरे पास में जो फ्लक्स है वो कहां पर होता है, तो यहां पर अगर आप एक्सिस बनाओगे ना, ये मान लो आपके पास में अगर आप एक्सिस बना रहे हो, ये वाली एक्सिस, तो ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। और डायरेक्ट कैसे पता लगेगा, देखो ये इधर पहले डायग्राम में है ना, सबसे पहले डायग्राम में मैंने यही बनवाया आपको, अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा ये वाला, ये डायग्राम अगर आपको पता होगा स्टार्टिंग वाला, तो आप बोल सकते हो कहां पर मैंने बात की थी। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस होती है डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस है 90 डिग्री पर जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। और मैंने बोला था कि फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो हमेशा कहां पर होता है, डायरेक्ट एक्सिस पर रहता है। इसका मतलब जो है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स हमेशा कहां पर होगा, डायरेक्ट एक्सिस पर अगर लेके आना है तो डायरेक्ट एक्सिस पर फ्लक्स कैसे आएगा, तो यहां से अगर अपन बात करें तो समझना फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो हमेशा कहां पर होगा आपके पास में, डायरेक्ट एक्सिस पर आएगा। तो देखो यहां से अगर अपन बात करेंगे, अगर आप फ्लक्स को देखोगे यहां से चेक करोगे तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये देखो यहां से आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, फ्लक्स यहां से लीव हो रहा है, और फ्लक्स यहां से लीव हो रहा है तो लीव कहां से होता है आपका, डायरेक्ट एक्सिस से। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, ये जो एक्सिस है वो कौन सी, डायरेक्ट एक्सिस है ना। तो ध्यान रखना ये जो अपन ने एक्सिस लिखी है इसको आप ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये है डायरेक्ट एक्सिस।
और मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था, डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री पर यहां पर एक और एक्सिस होती है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेचर एक्सिस, है ना। तो यहां पर एक और एक्सिस बना लो। तो ये जो एक्सिस मैंने बनाई है, ध्यान रखना ये कौन सी एक्सिस है, ये है आपके पास में क्यू एक्सिस, ये होगी आपके पास में क्यू एक्सिस। चलिए यहां पर एक और एक्सिस आप बना लो, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू एक्सिस। तो ये होगा क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस, और ये तो मैंने आपको क्या बोला था, ये होता है मेरे पास में रोटर का कंस्ट्रक्शन, है ना, ये होता है रोटर का कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब देखो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस आपको दिख गई, ये डायरेक्ट एक्सिस और ये होगी क्वाड्रेचर एक्सिस। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर देखो ये आपका रोटर है, यहां पर अगर आप देखोगे ना इतने से पार्ट में, देखो इतने से पार्ट में, तो ये स्टेटर का पार्ट है और ये रोटर का पार्ट है, तो एयर गैप इतना सा है, यहां पर एयर गैप बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ रहे हो तो देखो यहां पर एयर गैप देखो, अगर आप यहां पर एयर गैप अगर आप देखोगे तो देखो इतना सारा एयर गैप है, यानी कि इसका मतलब है कि यहां पर जो एयर गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। कहां पर, सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर एंड रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने की वजह से यहां पर जो रिलक्टेंस होता है या परमियंस होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। परमियंस का मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का उल्टा जो होता है उसको अपन परमियंस बोल के चलते हैं ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो इस कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है कि यहां पर मेरे पास में जो है यहां पर एयर गैप बहुत कम है, यहां पर एयर गैप सबसे ज्यादा है। और अगर एयर गैप कम है तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं रिलक्टेंस के फॉर्मूले की बात करूं तो रिलक्टेंस होता है एल डिवाइड बाय म्यू इंटू ए। रिलक्टेंस की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, एल डिवाइड बाय म्यू इंटू ए रहेगा। और एल डिवाइड बाय म्यू इंटू ए की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर आप चेक करोगे इसके अंदर, है ना, तो यहां पर अगर आपका लेंथ ऑफ एयर गैप अगर आपके पास में कम होगा, लेंथ ऑफ एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस आपके पास में कम होगा। और यहां पर अगर आपके पास में लेंथ ऑफ एयर गैप ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस आपके पास में ज्यादा होगा। तो आपको एग्जाम में पूछा है कि कौन सी एक्सिस पर, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस में से कौन सी वाली एक्सिस पर आपके पास में एयर गैप जो है वो कम रहता है, और कौन सी वाली एक्सिस पर आपका एयर गैप जो है वो ज्यादा रहता है, या रिलक्टेंस कहां पर कम रहता है और कहां रिलक्टेंस ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे ऑन द डायरेक्ट एक्सिस रिलक्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, और आपके पास में क्वाड्रेचर एक्सिस पर रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में लेंथ बढ़ रही है। बस सिंपल आप कॉन्सेप्ट यहां से लगा सकते हो, लेंथ बढ़ेगी तो रिलक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना कि यहां पर जो एयर गैप रहेगा रोटर और स्ट्रक्चर के बीच, स्टेटर के बीच में, वो नॉन यूनिफॉर्म आपके पास में एयर गैप रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा, लिखना है इसके अंदर, इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन in this type of construction, type of construction, in this type of construction, in this type of construction, the air gap between, the air gap between stator and the rotor, stator and rotor is नॉन यूनिफॉर्म। स्टेटर एंड रोटर जो है वो आपके पास में क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से रिलक्टेंस आपका क्या रहेगा, नॉट कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर आगे लिख देना, देयरफॉर द रिलक्टेंस इज, देयरफॉर द रिलक्टेंस, therefore the reluctance is also variable, also variable। यानी कि अपने पास में यहां से पता लगा कि आपका जो रिलक्टेंस है वो आपके पास में क्या होगा, वेरिएबल रहेगा ना, वेरिएबल रहेगा ना। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अब वेरिएबल आपके पास में रिलक्टेंस है, आपको पूछेगा तो कहां पर कम है कहां ज्यादा है, तो मैंने आपको बता दिया कहां पर आपके पास में रिलक्टेंस कम होगा, डायरेक्ट एक्सिस पर, कहां ज्यादा होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस पर। तो ये पॉइंट भी आप लिख दो, ऑन द डायरेक्ट एक्सिस, ऑन द डायरेक्ट एक्सिस, on the direct axis the reluctance is remain constant, the reluctance is remain constant, sorry,
रिलक्टेंस इज स्मॉल है ना, रिलक्टेंस इज स्मॉल, क्यों? क्योंकि एयर गैप की लेंथ स्मॉल कम है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, ऑन द क्वाड्रेचर एक्सिस, ऑन द क्वाड्रेचर एक्सिस क्यू एक्सिस द रिलक्टेंस इज वेरिएबल, मतलब लार्ज है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, वेरिएबल या लार्ज बोल सकते हो ना। तो आपके पास में क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। अब अगर अपन बात करें ये कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये जो अपन कंस्ट्रक्शन अपन यूज करते हैं यहां पर, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है मोस्टली कहां पर यूज किया जाता है, या फिर सेलियन पोल रोटर अपन प्रैक्टिकली कहां यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में। कहां यूज करते हैं, सेलियन पोल कंस्ट्रक्शन जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है, इसीलिए सेलियन पोल अल्टरनेटर को अपन बोलते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर। क्या बोला मैंने, हाइड्रो अल्टरनेटर बोला जाता है, क्योंकि इसको अपन हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो लिखना नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, this type of construction, this type of construction is used in hydropower plant, in hydropower plant, in hydropower plant, therefore it is also known as hydro alternator, therefore it is also known as hydro alternator, also known as hydro alternator, हाइड्रो अल्टरनेटर। तो आपको कभी कभार एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हाइड्रो अल्टरनेटर कौन सा है और आपके पास में टर्बो अल्टरनेटर कौन सा है। तो ये वर्ड आपको याद रखने चाहिए, रहने चाहिए, रखना है कि कौन हाइड्रो अल्टरनेटर है और कौन आपके पास में टर्बो अल्टरनेटर है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें, यहां पर आते हैं फिर से। अब हाइड्रो अल्टरनेटर में ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसको नॉर्मली अपन कहां यूज करते हैं, लो स्पीड एप्लीकेशन में। कहां यूज करते हैं अपन इसको, लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इसको अपन हाई स्पीड एप्लीकेशन में अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहां पर अपन लिखें तो इसको कहां यूज करेंगे, लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, या इट इज यूज्ड इन, ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड इन लो स्पीड एप्लीकेशन, it is used in low speed application, low speed application। तो इसको यूज किया जाता है नॉर्मली आपके पास में जो है लो स्पीड की जो एप्लीकेशन है, लो स्पीड एप्लीकेशन है, वहां पर अपन यूज करेंगे इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को, है ना। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर डायमीटर और कोर लेंथ की, तो देखो आप ऐसे याद रखो, है ना, कि आपको पता है हाइड्रो पावर प्लांट में एक्चुअली अपन करते क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट में अपन पानी को रिजर्वायर, मतलब आपके पास में डैम बनाते हैं, उसके पीछे अपन पानी को स्टोर करते हैं, और पानी को स्टोर करने के बाद में अपन क्या करते हैं, ऊपर से पानी टरबाइन की ब्लेड्स पर गिराते हैं, और उससे क्या होगा, टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये नॉर्मली आपके पास में प्रोसेस रहता है किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का। तो हाइड्रो पावर प्लांट में अपन क्या करेंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे। अब पानी जो गिरेगा, तो आपको पता है अगर ब्लेड्स का एरिया अगर ज्यादा होगा, आपके पास में एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया पर पानी गिरेगा, ज्यादा एरिया पर पानी गिरेगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा स्पीड ऑप्टेन होगी, और ज्यादा स्पीड अगर ऑप्टेन होगी तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास में ज्यादा पावर क्या होगा, जनरेट होगा। इसका मतलब मुझे यहां से एक पॉइंट पता लगा क्या, कि यहां पर अगर मैं एरिया ज्यादा रखता हूं तो मुझे पता लगा कि मेरे पास में ज्यादा मेरे एडवांटेजेस से ज्यादा पावर जनरेट करेगा। एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, डायमीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में लार्ज डायमीटर होता है और स्मॉल कोर लेंथ होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना इसके अंदर, इन दिस कंस्ट्रक्शन, in this construction, in this construction, large diameter, large diameter and large diameter and small core length, small core length, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेल लेंथ, स्मॉल एक्सेल और कोर लेंथ इज यूज्ड। और देखो मैंने आपको बोला रिलक्टेंस, है ना, अगर आपको एग्जाम में वो रिलक्टेंस नहीं पूछे और परमियंस के बारे में पूछा जाए तो परमियंस क्या होगा, परमियंस इक्वल टू होगा अपोजिट ऑफ रिलक्टेंस, है ना,
अपोजिट ऑफ रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का जो उल्टा होगा वही आपके पास में क्या होगा, परमियंस होगा। मैंने क्या बोला, रिलक्टेंस का जो उल्टा होगा वही परमियंस होगा। अगर मान लो एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताओ कि कौन सी एक्सिस पर आपके पास में परमियंस ज्यादा होता है, सिलेंड्रिकल रोटर यानी सेलियन पोल के अंदर है ना, सेलियन पोल सिंक्रोनस मशीन में कौन सी एक्सिस पर जो है आपका परमियंस ज्यादा होता है। तो देखो जहां पर रिलक्टेंस कम होगा वहां परमियंस ज्यादा होगा। और रिलक्टेंस कहां पर कम है, तो अगर आपको ये डायग्राम पता है ना, ध्यान रखना ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट्स है आपको पता है, अपन इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये डायग्राम अगर आपको पता है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि आप इजीली क्या कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन कर सकते हो ना। अगर आपको ये डायग्राम पता है, आप इजीली हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने कोई अलग से नहीं लिखे हैं, सभी यहीं से लिखे हैं इसमें से ना। तो डायग्राम से आप बता सकते हो। देखो जहां पर लेंथ कम होगी तो रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो परमियंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, परमियंस ज्यादा हो जाएगा मेरे पास में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन ने आपस में कंपेयर किए हैं, कौन कौन से सेलियंट पोल और सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन है ना। चलिए अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पॉइंट पर आपको फोकस करना है अगर अपन ने जो पढ़ा है, क्योंकि थोड़े अभी आपने इतना सारा पढ़ लिया है ना कि आपको पता, आधे तो इसी में कंफ्यूजन में बैठे होंगे कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, रोटर पर या स्टेटर पर। इसी में दिमाग घूम रहा होगा, कहाँ फील्ड वाइंडिंग रोटर पर बोल रहा हूँ, कहाँ स्टेटर पर बोल रहा हूँ। ध्यान रखना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होगी या फिर आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होगी, कौन रोटर पर जाएगा कौन स्टेटर पर जाएगा, उसी में आधे कंफ्यूज मत रहना। माइंड में फिक्स कर लो कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, स्टेटर पर। क्योंकि अभी तक अपन जितना पढ़ते आए ना, अभी तक अपन ने जितनी मशीन पढ़ी है, अपन ने इतनी बार कभी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का जिक्र ही नहीं किया है, क्योंकि अपने को पता है और नॉर्मली आपके माइंड में भी फिट है। आर्मेचर वाइंडिंग मतलब आपके माइंड में यूं फिटेगा, आर्मेचर वाइंडिंग तो हमेशा रोटेट होती है। नॉर्मली अपन यही मान के चलते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग तो क्या होती है, रोटेट होती है। नहीं यार, आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट नहीं होती है, रोटर होता है। अब रोटर पर मैं कुछ भी लाके रखूं, चाहे मैं फील्ड वाइंडिंग लाके रखूं, चाहे मैं आर्मेचर वाइंडिंग लाके रखूं, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग लाके रख रहा हूं तो फील्ड वाइंडिंग रोटेट होगी, नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग लाके रखूंगा तो आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट होगी। तो रोटर रोटेट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार यही वर्ड बोल रहा हूं कि फील्ड वाइंडिंग जो है हमेशा कहां पर होगी, यहां पर आपके पास में सिंक्रोनस मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग कहां पर होगी, रोटर पर होगी, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां, स्टेटर पर होगी। ये पहले माइंड में फिक्स कर देना है ना, उससे आप इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला कि कहां फोकस करना है। ये जो आपके पास में दो टाइप के पार्ट होंगे, एक होगा रोटर होगा और एक क्या होगा, स्टेटर पर होगा। और आपके पास में जो है ये जो आपके पास में पार्ट है ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, यानी आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज होती है और फील्ड वाइंडिंग जो है वो सिंगल फेज होती है। आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज होती है, इसको कहां रखते हैं, स्टेटर पर रखते हैं और इसको पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब कौन से कंस्ट्रक्शन में, तो दोनों में, दोनों टाइप के कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग तो यही रहती है, चेंज आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है ना। फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो हमेशा कहां पर होता है, डायरेक्ट एक्सिस पर होता है। डायरेक्ट एक्सिस 90 डिग्री पर क्या होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस होती है आपके पास में। तो बस यही तो पॉइंट है, सिंपल, यही तो मैं बार बार आपको बोल रहा था चीजें आपके पास है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इन पर फोकस करना है। उसके बाद में जो है बाकी अपन ने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट उससे पीछे लिखे थे। फिर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, मोर पावर आउटपुट, बेटर इंसुलेशन, आपके पास एफिशिएंट कूलिंग, ओनली 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड, और कॉस्ट आपकी कम होगी। तो ये 5 पॉइंट है, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं वो आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कंस्ट्रक्शन पर, तो देखो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन मैंने बोला कि मैं इस तरह से बनाऊंगा, आगे जाने के बाद में तो आगे के जो डायग्राम से अपने इसी तरीके से फॉर्म किए। तो स्टेटर कंस्ट्रक्शन में और रोटर में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिलेंड्रिकल रोटर, एक होता है सेलियंट पोल रोटर। तो ये सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने बना रखा है कि सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास में जो ये होगा अंदर वाला पार्ट ये होगा रोटर, और ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा, स्टेटर। देखो आधे से ज्यादा पॉइंट तो है, आप यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हो कौन कहां पर स्टेटर है कहां पर रोटर है, वही पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना। बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो डायग्राम को, कोई टफ नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो समझना, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, मैंने क्या बोला, ये आपके पास में रोटर है, ये बाहर वाला पार्ट क्या है, स्टेटर है। स्टेटर पर मैंने क्या बोला, क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और रोटर पर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। रोटर पर वाइंडिंग को देख के बता दोगे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक डायग्राम याद है, आधे ज्यादा पॉइंट तो यहीं से लिख सकते हो आप, डायग्राम याद है तो आप आधे ज्यादा पॉइंट यहीं से लिख सकते हो। देखो एयर गैप अगर आप देखोगे पूरे में यूनिफॉर्म एयर गैप है,
तो यहाँ से बता सकते हो इसको कहाँ यूज करते हैं, हाई स्पीड में यूज करते हैं। कहाँ रोटेट होता है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, और पोल मिनिमम 2 होने चाहिए, तो वहां से आ जाएगा 3000 आरपीएम। यानी कि मैक्सिमम स्पीड अपन यहाँ पर कितनी ला सकते हैं, 3000 आरपीएम ला सकते हैं। ज्यादा स्पीड के लिए अपन यहाँ पर डायमीटर कम रखते हैं और एक्सेल लेंथ को ज्यादा रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या होगा, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन का पार्ट होगा। नेक्स्ट सेलियन पोल के अंदर जो है ये कंस्ट्रक्शन अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पर एयर गैप ज्यादा कम है, यहाँ पर एयर गैप ज्यादा है, एयर गैप कम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो किसका, रिलक्टेंस का, कि रिलक्टेंस जो होता है, जो रिलक्टेंस होगा वो होगा L डिवाइड बाय म्यू इंटू ए। ये फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से रिलक्टेंस वाले पॉइंट तो यहीं से बता सकते हो कि जिधर मेरे पास में लेंथ ज्यादा होगी वहां रिलक्टेंस ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर लेंथ कम है, रिलक्टेंस कम है, यहाँ लेंथ ज्यादा है, रिलक्टेंस ज्यादा है। पर मीन्स को इसका उल्टा कर देना। कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं, स्टीम पावर प्लांट में यूज नहीं करते हैं। तो इसको यूज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, इसी को हाइड्रो अल्टरनेटर बोलते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स है, देखो कोई टफ नहीं है, इजीली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हो ना। तो ध्यान रखना, अभी अपने जस्ट बहुत बेसिक चीजें पढ़ी है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे डिटेल के अंदर। ये तो बहुत, और आपको पता है कम से कम ये जो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है ना, कम से कम आपके जेईएन में 20 से 25 क्वेश्चन तो यहीं से आए हुए हैं। यानी आज जो अपन ने पढ़ा है आपके जेईएन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे डिटेल में 1 बाय 1। पहला स्टार्ट करेंगे सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, फिर अपन पढ़ेंगे सेलियन पोल सिंक्रोनस मशीन, और सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करके थोड़ा बहुत उसका प्रिंसिपल देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कैसे होता है। फिर अपन पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना, भी तो स्टार्ट हुआ है आपके पास में ना। तो चलिए इतना आप रिवाइज करना, और होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।